जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार सूर्या क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दाएं हाथ का पढ़ेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार हम लोग आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, जिससे उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण उसमें करंट बहने लगता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो करंट किस डायरेक्शन में बहता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को, ये वाला हाथ दायां है ना, दाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि शुरू की तीनों उंगली, कौन कौन सी, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तीनों परस्पर परपेंडिकुलर हो, यानी ये इससे 90 डिग्री का हो, ये इससे 90 डिग्री पे और ये इससे 90 डिग्री पर हो। तब के केस में अगर अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को बताए, जो हमारा थंब है, थंब वो क्या बता रहा है, चालक की गति की दिशा, मोशन का डायरेक्शन बता रहा है उसके। और जो हमारा फोर फिंगर है, फोर फिंगर, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा ये, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, जो हम लोग जानते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो उस केस में हमारा जो ये मिडल फिंगर है वो क्या बताएगा, जिस समय थंब मोशन की डायरेक्शन बताए, चालक के घूमने की दिशा में, जिस दिशा में हम लोग चालक को घुमा रहे हैं, क्योंकि जनरेटर में हम लोग चालक को घुमाते हैं किसी ना किसी प्राइम मूवर के माध्यम से, तो जिस दिशा में हम लोग चालक को घुमा रहे हैं वो बताएगा थंब अगर, और फोर फिंगर बताए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। उस समय जो हमारी ये उंगली है बीच वाली, मध्यमा जिसको कहते हैं, मिडिल फिंगर इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या बताएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताएगा मिडिल फिंगर। ये नियम मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम देखेंगे कि ये डीसी जनरेटर में कैसे लागू होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीच में हमने कंडक्टर रखा है और इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल रखा है, बीच में उसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। अब हम इस कंडक्टर को क्या करेंगे, घुमाएंगे, घुमाएंगे ना। तो देखिए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये दायां हाथ कौन सा है, ये दायां हाथ है। इसको हम घुमाते हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, होगा ना। तो ये हमारा क्या दिखा रहा था, अंगूठा दिखा रहा था चालक की घूमने की दिशा को, ये किधर है, इस तरफ है। और ये क्या दिखा रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो ये हमारा घूमने की दिशा और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इस उंगली को मेरे ध्यान से देखिए, मिडिल फिंगर किधर है, ऊपर की ओर। ये क्या बता रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, मतलब करंट किस दिशा में होगा, ऐसे होगा करंट। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा पाएगा। अब हम आते हैं इधर। अब हम चालक को इस तरह से घुमा रहे हैं, तो सीधी साधी बात है, इधर कैसे, किधर बल लगेगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर इसको हम घुमा रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है। तो ध्यान से देखिए हमारी इस उंगली को, ये अंदर है और मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो करंट किधर बहेगा, इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखिए, हम करंट ले लिए, अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे हम लोग करते हैं ब्रश लगाते हैं। ये हो गया हमारा स्प्लिट, ये हो गया ब्रश। रफली फिगर एक हम बना दे रहे हैं समझाने के लिए, बाद में डिटेल से समझाएंगे आप लोगों को। अभी जो करंट है ये ब्रश से यहाँ वायर से होते हुए आएगा हम लोग के कम्यूटेटर में। ये जो लगा हुआ है ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक, कम्यू। हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था कि कम्यूटेटर यहाँ पे क्या करेगा, जो इंड्यूस्ड हुआ है वो हमेशा एसी रहेगा, तो इस इंड्यूस्ड एसी को डीसी में बदलने का काम करेगा। और फिर वो जो डीसी है वो ब्रश से होते हुए हमारे लोड को पहुंच जाएगी। इतना क्लियर है आपको, आशा करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा।
अब हम आगे डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, डीसी जनरेटर में मुख्यतः दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेशनरी और दूसरा होता है रोटरी पार्ट्स। स्टेशनरी और रोटरी दो तरह के पार्ट्स होते हैं डीसी जनरेटर में। दोस्तों, जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टेशनरी मतलब स्थिर पार्ट, स्टैटिक जो हो, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई घूर्णन गति या किसी भी प्रकार की गति ना होती हो, जो हमेशा शांति से खड़ा रहता हो। और रोटरी मतलब वो घूमेगा, उसमें घूर्णन गति होगी। तो डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग को हम लोग रोटरी पार्ट्स कहते हैं, और जो स्थिर रहता है उन सब पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी पार्ट्स। अब स्टेशनरी और रोटरी पार्ट्स में क्या क्या आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेशनरी पार्ट्स पे हम लोग जाते हैं, मतलब जो पार्ट स्थिर रहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है योग। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, और इन सब से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको बताएंगे। योग दोस्तों क्या करता है, डीसी जनरेटर की बॉडी को ही हम लोग योग कहते हैं। ये क्या करेगा, डीसी जनरेटर को बाहरी एटमॉस्फेयर के धूल, गंदगी आदि से तो सुरक्षित रखेगा। इस साथ ही डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग होगी, जो रोटर होगा, उसके ऊपर एक आवरण टाइप का भी रहेगा। इसी में हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं। फील्ड वाइंडिंग क्या चीज़ हम बताएंगे आगे। मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल था वो इसी इसी योग पर कसे रहेंगे। ये योग होगा, उस पर नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से कसे होंगे। ये 2 पोल का भी हो सकता है, 4 पोल का भी मोटर हो सकता है, 6 पोल का भी। मान लीजिए हम अभी 2 पोल से समझते हैं। ये 2 पोल का मोटर है, तो ये जो पोल है नॉर्थ और साउथ वो इसी योग पर कसे रहेंगे। बड़ी मोटर में इसको बाकायदा कसा जाता है, लेकिन छोटे मोटर में जो पोल्स होते हैं वो पूरे बॉडी के साथ ही मोल्ड होते हैं, मतलब उसी के साथ ही डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन बड़ा मोटर जो होता है उसमें हम लोग इसको स्क्रू पेंच की सहायता से कसते हैं। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। यहाँ पर कर दिए और यहाँ पर कर दिए, ये फील्ड वाइंडिंग हम इस पे स्थापित करते हैं। तो योग पर ही हमारे पोल्स जो है कसे जाते हैं और उसी पर हम लोग बाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक, योग मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, योग से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर बड़ा मोटर है या बड़ा जनरेटर है, अगर बिग जनरेटर या बिग मोटर है, तो योग किसका बना रहेगा, कास्ट स्टील का। ठीक, और अगर छोटा है, स्मॉल जनरेटर है, तो ये किसका बना रहेगा, कास्ट आयरन का। आईटीआई के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है लड़कों को कि बिग जनरेटर लोग पढ़ते हैं कि जनरेटर की बॉडी किसकी बनी रहती है, कास्ट आयरन की, और पूछ लेता है कि बड़े जनरेटरों की बॉडी किसकी बनाई रहती है। उसमें कास्ट आयरन, कास्ट स्टील दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा। कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया और पूछेगा किसका बना रहेगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वो तो एक बार पढ़ ली कि हाँ भाई कास्ट आयरन का बनता है बॉडी, तो मार देंगे कास्ट आयरन पे। लेकिन उसका आंसर जो यूपीपीसीएल का या जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उन लोगों ने कास्ट स्टील लगाया होगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि बड़े जनरेटर की बॉडी किसकी बनाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है कि बड़ा जनरेटर है तो कास्ट स्टील का होगा, छोटा जनरेटर है तो कास्ट आयरन का बनाया जाएगा उसका बॉडी। आशा करता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कृपया ना भूलें। उसके बाद एक और पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड पोल। फील्ड पोल दोस्तों ये हो गया आपका योग। क्या इसको कहते हैं, स्टेटर भी। स्टेटर मतलब जो पार्ट स्थिर है, मोटर का वह भाग जो स्थिर रहता है उसको स्टेटर कहते हैं, और वह भाग जो घूमता हो उसको क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। ठीक, फील्ड पोल इसी में बड़ा मोटर है तो कसा जाता है, छोटा है तो इसी के साथ मोल्ड किया हुआ आता है। ये इस तरह से कुछ होता है, ऐसे इस डिजाइन का थोड़े से होता है। ठीक, इस डिजाइन का जो ये बाहर निकला इसको हम लोग कहते हैं पोल शू। ठीक दोस्तों, पोल शू कहते हैं। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक, फील्ड वाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो आर्मेचर होगा वो कब घूमेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर उत्पन्न होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब उत्पन्न होगा, हम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासों में भी कि जब किसी कंडक्टर में करंट बहता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं, जिसके क्या होता है, इसके चारों ओर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक
फील्ड उत्पन्न हो जाता है और फिर फैराडे के नियमानुसार हम इसको घुमाते हैं और इसमें फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो फील्ड पोल का मेन काम यही है कि मैग्नेटिक फील्ड ही यही उत्पन्न करता है जिससे फ्लक्स कटिंग एक्शन आगे हो सके। ये फील्ड पोल का काम है। और इसमें जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल भी कहते हैं, फील्ड कॉइल। फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल इसको कहते हैं जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक। अब दोस्तों दो पार्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आर्मेचर और दूसरा है कम्यूटेटर। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, अब और डीपली चर्चा करेंगे। आर्मेचर जैसे हम लोग ऐसे बना दे रहे थे एक ठोको, लेकिन वास्तव में ये एक नहीं होता, ये एक बेलनाकार ड्रम की तरह होता है। ये बेलन के आकार का है ना, इसी प्रकार बड़ा सा होगा आर्मेचर। और उसमें क्या होगा, छोटे छोटे खांचे बने रहते हैं जिसपे हम लोग वाइंडिंग करते हैं। छोटे छोटे खांचे बने रहते हैं जिसपे आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं जिसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। वो वाइंडिंग हम किस वायर की करते हैं, जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वाइंडिंग ऑफ आर्मेचर। ये होती है हमेशा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की वाइंडिंग हम लोग आर्मेचर में करते हैं जिसमें करंट इंड्यूस होता है। कॉपर वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वह एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसीलिए आर्मेचर में हम लोग कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। दूसरा जो हमने नाम लिखा था कम्यूटेटर। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था डीसी जनरेटर का मतलब है कि हम आउटपुट के रूप में डीसी ले रहे हैं, लेकिन फैराडे के नियम पे जो कि ये काम करता है डीसी जनरेटर, क्वेश्चन पूछता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, फैराडे के सिद्धांत। फैराडे का जो सिद्धांत है वो केवल एसी पे लागू होता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ही लागू होता है फैराडे का नियम। लेकिन डीसी जनरेटर से हमको क्या चाहिए, डीसी चाहिए आउटपुट के रूप में, क्योंकि इसका नाम ही है डीसी जनरेटर। तो वो काम कौन करता है, कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर नहीं लगेगा तो डीसी जनरेटर से हमें डीसी नहीं मिल पाएगा, डीसी जनरेटर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा बिना कम्यूटेटर के। तो डीसी जनरेटर में प्राण फूंकने का काम ही कम्यूटेटर करता है, क्योंकि कम्यूटेटर क्या करेगा, इंड्यूस्ड एसी को, जो एसी इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि इंड्यूस्ड हमेशा एसी होगा, क्योंकि फैराडे का नियम हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को ही उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, इंड्यूस्ड एसी को किस में परिवर्तित कर देता है, डीसी में, डायरेक्ट करंट में, और हम उस डीसी को आउटपुट के रूप में ले लेते हैं। हमने बताया था कि अगर ये कम्यूटेटर एक हिट हो है तो इसको हम लोग कहेंगे स्प्लिट रिंग। बीच में इसके क्या लगा रहता है, शाफ्ट। ये आपका शाफ्ट है, ठीक। अगर ये कम्यूटेटर एक ही है तो इसको हम लोग कहेंगे स्प्लिट रिंग, ठीक, स्प्लिट रिंग। और अगर कई ठो है, मतलब इस तरह से कुछ, तो हम लोग इसको कहेंगे कम्यूटेटर। अब इस कम्यूटेटर में जो ये जो एक एक पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। इसके बीच में मान लीजिए ये एक पार्ट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसमें हम लोग क्या भरते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो सके। ये यहाँ पर दिखाते हैं, क्लियर दिखेगा। बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं ताकि ये सेगमेंट ये गैप मैंने बड़ा दिखाया लेकिन वास्तव में होता बहुत छोटा सा है। तो इसके बीच में हम लोग भरते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक। बेसिकली अधिकतर मैक्सिमम माइका का यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि माइका का जो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, बड़ा वैद्युतांक क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग माइका का यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, ताकि कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में शॉर्ट होने से बच सके। और तो कम्यूटेटर का काम आप लोग को समझ में आ गया है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने का काम कम्यूटेटर करता है। ये बेसिकली हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हार्ड ड्रॉन कॉपर। कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं
कि कम्यूटेटर किसका बनाया जाता है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है वो किस वायर की होती है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कौन सा मटेरियल भरा रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा रहता है कि क्या भरा रहता है, यही सब कंपटीशन में पूछा जाता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो ये सब चीज़ें कंपटीशन में भी पूछता है और आपके आईटीआई के एग्जाम में भी पूछता है। दोस्तों कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों जो होता है हमारा रोटरी पार्ट्स में आता है, क्योंकि कम्यूटेटर जो होता है वो आर्मेचर पर ही होता है, आर्मेचर से ही करंट रहता है, तो आर्मेचर के साथ साथ कम्यूटेटर भी घूमता है। कम्यूटेटर पर ही हम लोग ब्रश लगाते हैं। ये आपका है ब्रश। ब्रश से संबंधित पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो ब्रश होता है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो ये किसका बना रहता है, कार्बन का। कार्बन का क्यों बना रहता है अभी डिटेल में बताएंगे उसके बारे में भी। फिलहाल इतना जानिए ब्रश किसका बना रहता है, कार्बन का। और ये क्या होता है, ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर पर उस ब्रश से दबाव डाला जाता है। ये आपका क्या है, कम्यूटेटर है और ये ब्रश है, इसको प्रेशर डाला जाता है ब्रश पे, इसीलिए यहाँ क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। ब्रश का प्रेशर ये पूछता है बहुत ज्यादा, कितना होता है, तो कितना होता है 0.1 से 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन रहेगा कि ब्रश का प्रेशर कम्यूटेटर पर कितना होता है, या ब्रश का दबाव कितना होता है, या डीसी जनरेटर में ब्रश का दबाव कितना होता है। तो उसका आंसर क्या होगा 0.1 टू 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ब्रश समझ गया, ब्रश का क्या काम है, कम्यूटेटर जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है, तो प्राप्त डीसी को लेकर बाहरी परिपथ को प्रदान करना, यही काम है ब्रश का। अब दोस्तों एक सवाल था कि हम लोग ब्रश के रूप में कार्बन का ही उपयोग क्यों करते हैं और किसी मटेरियल का उपयोग क्यों नहीं करते। तो दोस्तों इसकी 3-4 रीजन है। एक तो हम लोग जानते हैं कार्बन क्या होता है, कंडक्टर होता है, सुचालक होता है विद्युत का, इसलिए आसानी से करंट को बाह्य परिपथ में पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, कार्बन घिसता जल्दी नहीं है, इसका प्रेशर सही से लग जाता है इस पे। लेकिन जो मेन रीजन है कार्बन को यूज करने का वो क्या है कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। ये क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक। दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 2 तरह के तापमान गुणांक होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या होगा, किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली मटेरियल की एक खासियत होती है कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस और कम होगा। तो दोस्तों इस ब्रश का काम क्या है, कम्यूटेटर लगातार घूम रहा है और ब्रश स्थिर है, तो सीधी सादी बात है यहाँ पर होने वाले घर्षण से इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन चूंकि इसका जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ये गुण रखता है, इसलिए तापमान बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस और कम होगा, तो ये करंट को और कंडक्टेंस के साथ और ज्यादा आसानी से अपने अंदर प्रवाहित होने देगा और बाह्य परिपथ में पहुंचाएगा। ये सब इन सब मूलभूत गुणों के कारण कार्बन को हम प्रीफर करते हैं ब्रश के रूप में। आगे के पार्ट्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। दोस्तों 3 पार्ट्स हमने पढ़ा है, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रश। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और तीनों साथ साथ लगे रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट जैसा कि हम शुरू से फिगर बनाए जा रहे हैं, ये आर्मेचर आपका मैंने बताया बेलनाकार ड्रम की तरह रहता है, कुछ इस तरह से। अभी हम रफली फिगर बना दे रहे हैं, स्लॉट्स इसमें कटा होता है और बीच में एक होल होता है दोस्तों, इस होल को कहते हैं की वे। क्या कहते हैं, की वे। इसी में जो है हम लोग शाफ्ट को घुसा देते हैं, तो शाफ्ट के साथ साथ आर्मेचर भी घूमता है। इस शाफ्ट के किनारे पे लगा रहता है बियरिंग। बियरिंग आप लोगों ने अपनी साइकिल में देखा होगा कि बियरिंग रहता है तभी साइकिल घूमता है, ऐसे ऐसे। यही जो होता है पार्ट जो घुमाता है साइकिल को ऊपर से, वो बियरिंग है। साइकिल में रोलर बियरिंग यूज की जाती है, इसमें मैक्सिमम केसों में बॉल बियरिंग यूज की जाती है। बॉल बियरिंग कुछ इस तरह से होता है, एक बियरिंग का सिरा ये हो गया, इधर बॉल होगा, ठीक, और ये दूसरा सिरा हो गया, इधर आपका शाफ्ट होगा, ठीक।
तो क्या होगा, शाफ्ट घूमेगा तो ये जो अंदर का पार्ट है ये इसको स्मूथली घुमाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने में सहायता करेगा इसके अंदर का जो पार्ट है बॉल बियरिंग का। ये तो बियरिंग का काम क्या है, मोटर को या मोटर के शाफ्ट को इजीली स्मूथली घुमाना। दोस्तों बियरिंग में हमें समय समय पर लुब्रिकेंट देना पड़ता है। लुब्रिकेंट अर्थात स्नेहक अर्थात ऑयलिंग जो हम लोग इसकी करते हैं सिंथेटिक ऑयल से या किसी भी ऑयल से करते हैं ऑयलिंग, वो हमको मंथली या 6 मंथली मतलब फ्रिक्वेंटली देना पड़ता है इसमें, ताकि ये घिसे ना और मोटर स्मूथली घूमते रहे। बियरिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटर के घूमने के लिए। अगर कभी ऐसा हो कि मोटर अपनी फुल स्पीड से ना घूम रहा हो या रुक रुक के या आवाज करके घूम रहा है, तो बियरिंग में स्नेहक की कमी वाला दोष हो सकता है। तो बियरिंग के विषय में दोस्तों हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे योग। हमने पढ़ा था पहले भी, योग का ही एक पार्ट होता है साइड कवर। साइड कवर दोस्तों हमने बताया था योग क्या करता है, मोटर को ढकता है। तो साइड कवर क्या करता है, मोटर को साइड से ढकता है। मोटर के साइड में ऐसे ऐसे 2 साइड कवर लगे रहते हैं, एक साइड में पंखा लगा रहता है। ठीक, पंखे का क्या काम है आप लोग समझ ही सकते होंगे, मोटर को कूलिंग करना। क्योंकि मोटर एक ऐसा चीज़ है, मोटर या जनरेटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आर्मेचर घूमता रहता है तो हीट उत्पन्न होता है। उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग पंखे का उपयोग करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक का जो एयर है उसको अंदर भेजता है, उसको अंदर प्रेशर से भेजता है, जिसके कारण मोटर को क्या है, कूलिंग मिलता है। तो इस फैन का काम क्या है, मोटर को कूलिंग प्रदान करना। ठीक, तो जो साइड कवर ये फैन की साइड वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं रियर एंड कवर। दोस्तों देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने डीसी जनरेटर से संबंधित मूलभूत जो उसके पार्ट्स है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। 2-3 पार्ट्स और हैं। एक है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स टर्मिनल बॉक्स दोस्तों क्या होता है, ये मान लीजिए आपका मोटर है, तो मोटर से हम जहाँ से जनरेटर है मान लीजिए, तो जनरेटर के जिस पॉइंट से हम सप्लाई लेते हैं वही पार्ट क्या है, टर्मिनल बॉक्स है आपका। ये क्या है आपका, टर्मिनल बॉक्स। ठीक, अगर मोटर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, लेकिन जनरेटर में क्या करते हैं, हम बिजली लेते हैं जनरेटर से, तो ये क्या है, जनरेटर है, इसीलिए इसमें सप्लाई लेंगे। मोटर में हम टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से मोटर को सप्लाई देंगे और उससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे आउटपुट के रूप में। और जनरेटर में क्या, हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के रूप में देंगे उसको घुमाकर, और आउटपुट के एनर्जी के रूप में टर्मिनल बॉक्स से हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, हमने आपको स्प्लिट रिंग के बारे में बताया था। स्प्लिट रिंग कि ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। और अगर यही स्प्लिट रिंग कई सारे हैं तो उसको हम लोग कम्यूटेटर कह देते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि मान लीजिए डीसी जनरेटर में तो हम लोग स्प्लिट रिंग लगाते हैं, एसी को डीसी में बदल के वो हम लोग डीसी ले लेते हैं। लेकिन अगर ये एसी जनरेटर है या एसी मोटर है तब हम लोग क्या लगाएंगे उसकी जगह पर, तो हम लोग लगाते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग दोस्तों, स्प्लिट रिंग जो होता है, स्प्लिट मतलब होता है टूटा हुआ, तो ये विभक्त होता है, विभक्त वाले इसको कहते हैं हिंदी में, इस तरह से होता है। लेकिन स्लिप रिंग पूरा गोल होता है, शाफ्ट पे ऐसा पूरा गोल गोल रिंग की तरह लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग। इंग्लिश में और हिंदी में इसको खाली वलय कहते हैं, संपूर्ण वलय भी कह सकते हैं। स्लिप रिंग को मिला के हम लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में। स्लिप रिंग क्या करता है, इंड्यूस्ड जो एसी हुआ है उसको बाह्य परिपथ में भी एसी के रूप में दे देता है। लेकिन कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग क्या करेगा, उस एसी को डीसी में बदल देगा और हमें आउटपुट के रूप में क्या देगा, डीसी प्रदान करेगा। क्लियर है? तो दोस्तों हम लोगों ने डीसी जनरेटर के पार्ट्स के विषय में जानकारी ले ली है। आगे उन पार्ट्स का क्या क्या काम है वो हम लोग उसके क्लासिफिकेशन में भी डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। ठीक, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। दोस्तों जितनी भी मशीन्स होती है इलेक्ट्रिकल में, सबका एक ईएमएफ इक्वेशन होता है। जैसे ट्रांसफार्मर का भी ईएमएफ इक्वेशन होता है, इंडक्शन मोटर का ईएमएफ इक्वेशन होता है, अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन होता है। इस
चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर, उसका भी ईएमएफ इक्वेशन होगा आपका। तो उसी तरह कोई ना कोई इक्वेशन मतलब हर मशीन का होता है। डीसी जनरेटर में चूंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए इसका भी ईएमएफ इक्वेशन होता है जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की गणना करते हैं। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग दिखाते हैं किससे, ई से, कैपिटल ई से, ठीक। कैपिटल ई बराबर होता है पाई जेड एन पी अपॉन 60A। अब इसमें हमें जानना है कि ये जो सब अल्फाबेट हम लोग लिखे हैं, पाई जेड एन पी, ये सब किसको किसको डिनोट्स करते हैं, ठीक। तो ई के बारे में तो हमने बता दिया क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। फाई हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से दिखाया जाता है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो फाई क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, यानी चुंबकीय फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक। जेड क्या है, हमने बताया है अभी अभी कि जो आर्मेचर होता है उसमें कई कंडक्टर रहते हैं। जो हम लोग बेसिक फिगर बनाते हैं उसमें तो एक ही कंडक्टर बनाते हैं, लेकिन जो आर्मेचर रहता है उसमें इसी तरह के कई कंडक्टर रहते हैं। तो ये जितने कंडक्टर होंगे वो जेड से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जेड किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। एन क्या है, जो कि डीसी जनरेटर में हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो किसी ना किसी स्पीड से ही घुमाते होंगे, तो जिस स्पीड से हम लोग आर्मेचर को घुमाते हैं वो एन है, यानी एन किसको डिनोट करता है, स्पीड को, आर्मेचर को घुमाने वाली स्पीड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, मतलब मोटर हमने बताया था ना कितने भी पोल का हो सकता है, ये जैसे हो गया तो ये 2 पोल का है, 2 इधर भी लगा दिए तो ये 4 पोल का है, और अगर ऐसे ऐसे हम लोग लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 पोल का मोटर हो जाएगा। तो ऐसे ही पोल के हिसाब से मोटर की संरचना होती है। तो जितने पोल का मोटर है पी में हम बस उतने का मान रख देंगे। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि पी बराबर 2 रखे, 4 रखे, पोल की संख्या कितनी है कुल मिला के, ठीक। ए यहाँ पर एक नया शब्द है, ये है समांतर पथों की संख्या। दोस्तों इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं कि ए का वैल्यू हम लोग क्या रखें। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लैप वाइंडिंग अगर है डीसी जनरेटर में 2 तरह की वाइंडिंग होती है, इसके विषय में डिटेल में एक अलग से चैप्टर है, डीसी मशीन वाइंडिंग करके, या डीसी एंड एसी मशीन वाइंडिंग करके एक चैप्टर है, उसमें लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग क्या होती है उसके विषय में डिटेल से बताया जाएगा। अभी आपको इतना ही जानना है कि अगर लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी, यानी पी का जो मान रहेगा वही ए का मान रहेगा। 4 पोल का मोटर है तो ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 6 पोल का है तो ए की जगह 6 रखेंगे। और वेव वाइंडिंग है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। वेव वाइंडिंग में आंख बंद करके ए बराबर 2 रखना होता है, क्लियर है। अगर लैप वाइंडिंग होगा तो पी, यानी जितने पोल का मोटर है समांतर पथों की संख्या भी मोटर में उतनी होगी, ए बराबर भी हम लोग उतना ही रखेंगे। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग है तो सीधे साधे ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अभी ये लैप वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है, इसके विषय में डीपली एक अलग से चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, जिसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझ गए होंगे, ये इस पे आधारित न्यूमेरिकल आपके आईटीआई के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला सभी को याद होना आवश्यक है कि E इज इक्वल टू 5 ZnP अपॉन 60A, सीधा साधा फॉर्मूला है, ये आवश्यक है कि आप लोग याद कर लें। तो दोस्तों अगर आपको समझाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उन सभी जनरेटरों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।